Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video, we will be discussing the topic ideology of international relations. Okay, so let's start. जैसे कि आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर्स में कि आइडियोलॉजीज़ के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स थे उनके बारे में पढ़ा होगा। जैसे अरिस्टोटल हैं, सोक्रेटिस हैं, कार्ल मार्क्स हैं, और उनकी कितनी सारी आइडियोलॉजीज़ थी। और कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ देते हैं और उसके बेसिस पे जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स उसको अडेप्ट करती हैं। तो हमारा जो ये यूनिट थर्ड है उसमें जो आइडियोलॉजी टॉपिक है उसका मतलब है कि दे वांटेड यू टू नो दैट व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ इट्स रोल इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, so in this module we will be discussing the meaning of ideology, its types of ideologies and the role of ideology in international relations. Okay, पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई आइडियोलॉजी होता क्या है। आइडियोलॉजी हम पॉलिटिकल साइंस में कितने ही बार सुने होंगे। जैसे मैंने बताया कि अरिस्टोटल की आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। तो एग्जैक्टली व्हाट डज आइडियोलॉजी मीन? आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ओके, तो जब भी हम सोसाइटी की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल वैल्यूज़ से रिलेटेड आइडियाज़ को जो है देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी उस सोसाइटी के विचारों का समूह है जो उस सोसाइटी के विचारों को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी समवेयर रिलेटेड विद थॉट्स, उसकी किसी भी सोसाइटी की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वैल्यूज़। ठीक है, सो इन विद इन द पॉलिटिकल साइंस आइडियोलॉजी जो है हम लोग उसमें जो स्टेट है उसका नेचर, ओरिजिन, सोसाइटी रिलेशंस विद ईच अदर, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। एंड बेसिकली आइडियोलॉजी एक नज़रिया है, ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड सिस्टम को गलत या सही करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड अ मॉडल फॉर फ्यूचर एंड जस्टिफाई एंड डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मान लो सोशलिज्म हो गया। ठीक, वो क्या है? एक तरीके की आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो वो पहले से ही आपके एक फॉर फ्यूचर इट जस्टिफाई एंड डिफाइन, ठीक है, इट प्रोवाइड अ मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज दैट सीक्स टू एक्सप्लेन सम और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, lays down the values and preferences in respect of both the ends and means, and include a program of action for the attainment of the defined ends. Okay, so the role of ideology in international relations can be hardly overemphasized. It is an element of national power, एंड ये पॉइंट नोट करिएगा कि दैट इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द चॉइसेस ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। जैसे उस नेशन का आइडियोलॉजी होगा वैसे उसके गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वैसे उसका नेशनल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग मीन्स फॉर सिक्योरिंग दीज गोल्स। ठीक, अगर मान लो वहाँ की आइडियोलॉजी अगर काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग होगी, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज पे बेस्ड होगी और वॉर पे बेस्ड होगी, ठीक है, और तो ऐसे में क्या होगा कि सिचुएशन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अराइज होंगे। ठीक है, तो जनरल आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, अब किसी भी नेशन की अगर आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी, ऐसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है? एक लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करना। ठीक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करना, लिबरलिज्म को फॉलो करना। तो उस हिसाब से हमारी कंट्री जो हमेशा वो एक तरीके से नो वॉर चाहेगी। ठीक है, वो कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करेगी, एक तरीके से मिल के रहेगी, ब्रदरहुड को फॉलो करेगी। तो आइडियोलॉजीज ही किसी भी नेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, उसके इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, it acted as an important factors of the Cold War foreign policies of the USA and erstwhile USSR and hence of international relations. In fact, each nation uses a number of particular ideologies or ideological principles as well as general ideology for explaining and justifying its actions and policies in international relations. ठीक, अब जैसे एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया था, हम लोग जब IR में आके कोल्ड वॉर के टाइम पे इसमें पढ़ेंगे। तो आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर
जो है उसके बाद जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आई थी, जो कि जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये चीज़ थी कि हम ना ही तो हम दोनों ही कंट्रीज़ जो कि वॉर कर रही हैं उनमें से किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो लोग न्यूट्रल रहेंगे। तो वो एक जो थी वो भी एक तरीके की आइडियोलॉजी थी, ठीक। तो एक कैसे ये जो जनरल आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, जस्टिफाई करती हैं अपनी एक्शंस को एंड पॉलिसीज़ को। अकॉर्डिंग टू पैडलफोर्ड एंड लिंकन, ये डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। आइडियोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ कंसर्निंग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड गोल्स विच पोजिट एक्शंस प्रोग्राम फॉर अटेनिंग दीज गोल्स, ओके। देन देर आर द टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज़, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस मॉर्गेंथो की मॉर्गेंथो ने जो है 3 टाइप्स बताए हैं। आइडियोलॉजीज ऑफ द स्टेटस को है, आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म है एंड एम्बिगियस आइडियोलॉजीज़ हैं, ओके। ऊपर का भी मैं पढ़ देती हूँ एक बार। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी डज नॉट मीन ओनली अ जनरल आइडियोलॉजी involving a set of ideas and offering a particular definite view of the world. International politics, as Karl Mannheim observes, ideology refers to a particular ideologies which are used by nations for securing the goals and the national interest, ठीक है, वही चीज़ ऊपर हमने पढ़ा था। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल। अब ये देखो ये किस किस फॉर्म्स में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल, लीगल, एथिकल और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सच एज जस्टिस हो गया। ये सभी एक तरह की आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेचुरल स्ट्रगल इन रिलेशंस, ठीक। एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, रेशियल एंड सो ऑन, ठीक। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। मॉर्गेंथो ने जो है ये 3 मेन टाइप्स बताए हैं आइडियोलॉजीज़ के, ओके। अदर इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी जो थी 28th सेंचुरी की, देवर ये जो मेन सुनने को आती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फेसिज्म, नाजिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, लिबरलिज्म, कई सारी हैं, ठीक। आपने देखा होगा कि रेनेसां के टाइम पे, 28th सेंचुरी के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था, ठीक है, जब जब कई सारी जो थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आई थी, कई सारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट जो थी वो आई और कंट्रीज ने अडेप्ट की हैं, फॉलो की हैं, ठीक। Experience reveals that ideologies have provided tremendous philosophical, psychological, and moral power for the policies and programs of men in the past, and obviously in the future also. They influence the people in for the future generations to come. They have gradually been a guiding force for policy, goals and activities of the nations, okay। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं कि उतना डीप में आपको समझना हो कुछ इसमें। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। आइडियोलॉजीज हैव देयर ओन मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। दे गिव स्ट्रेंथ टू वर्दी कॉजेज, यूनिटी टू द नेशंस एंड सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द पीपल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इसके बाद का आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना कुछ वो नहीं, समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रोल ऑफ आइडियोलॉजी इसमें जो है मेनली 2 पार्ट में है। एक है जनरल आइडियोलॉजी, जैसे मॉर्गेंथो ने बताया था, और उनकी भी 3 है जो मॉर्गेंथो ने बताया था, स्टेटस को, इम्पीरियलिज्म एंड योर एंटी इम्पीरियलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली रोल ऑफ जनरल आइडियोलॉजीज पहला है हमारा। In our time, the ideologies of liberalism and communism have been the 2 main general ideologies playing an important role influencing the behavior of the states and international relations, ठीक। तो ये जनरल आइडियोलॉजीज हैं, ये दोनों जो हैं लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये काफ़ी जनरल आइडियोलॉजीज हैं जो काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो इनको फॉलो करती हैं। एंड ever since the 17th century, the ideology of liberalism has been the foundation stone of the Western social, economical, political system. The 20th century, it came to be developed as a doctrine of liberal democracy, democratic capitalism, and even the modern liberalism. Okay, so ये जो liberalism है ना हमारा, it affirms a full faith in the rights, liberty, individuality, the individuals as the supreme values. ठीक है, तो liberalism का मतलब ही होता है that you are liberal, you have liberty, you have rights, ठीक है, no one can force their power upon you, ओके। तो ये पहली आइडियोलॉजी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। रोल ऑफ द पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज, अब जैसे कुछ पर्टिकुलर होती है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी है, जैसे जो मॉर्गन ने बताई थी स्टेटस को की, ठीक। स्टेटस को क्या होता है, नेशन सीकिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पावर्स पोजिशन, ठीक है, pursue the policy of status quo. The principle that guides the outlook in this respect is what exists must have something in its favor, otherwise it would not exist, ठीक है। तो जो पहले से एग्जिट कर रहा है उसको और प्रिजर्व करो, उसको और नर्चर करो, ठीक है, वरना वो एग्जिट नहीं करेगा। द पॉलिसी द स्टेट लाइक स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब स्टेटस को पे बेस्ड है।
These nations pursue the policy which tend to justify the power which these nations already have. A status quo policy has got certain moral legitimacy. It gives some legitimacy to their positions and role in international relations. अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो स्टेटस को वाले होते हैं, दे दे अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म, एंड जो इम्पीरियलिज्म वाले हैं दे अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस को. ठीक है, दोनों में आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो अ पॉलिसी दैट सीक्स टू ऑल्टर the status quo or a given power distribution is regarded as imperialist policy. ठीक है, imperialism का मतलब ही होता है साम्राज्यवाद. ठीक है, उनको अपनी states को, अपने साम्राज्य को और क्या करना है, expand करना है. और जो स्टेटस को होते हैं उनका ये मानना होता है कि हमको प्रिजर्व करके रखना है, हमारी जो एक्सिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनको हमको प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है, उनकी जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ या इश्यूज़ बोलो, उसको हमको जो है प्रिजर्व करके रखना है, ताकि जो है सो दैट दे एग्जिस्ट. ठीक है, ताकि वो एग्जिट करें. और जो इम्पीरियलिज्म है वो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा अपोजिट है. सो दे अपोज द स्टेटस को. द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म इज ऑलवेज इन नीड ऑफ सम जस्टिफिकेशन फॉर ऑल्टरिंग द एक्सिस्टिंग टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स, and this policy must prove that the status quo which it desires to overthrow is not necessary. It bases its case on moral grounds and on natural law. The law as it be, thus Nazi Germany based its demand for the revision of the status quo of the Treaty of Versailles mainly on the principles of equality which the Treaty of Versailles was said to have violated. ठीक है, तो जो नाजी जर्मनी था उसने एक तरीके से डिमांड किया था फॉर द रिवीजन ऑफ द स्टेटस को ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस. ठीक है, बट जो सम स्टेट्स थी दे वांटेड कि वो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की जो पॉलिसीज़ है वो वैसे ही रहें, एग्जिस्ट करें. और जो नाजी जर्मनी है वो नहीं चाहता था. क्यों नहीं चाहता था? बिकॉज ही वॉज इन फेवर ऑफ इम्पीरियलिज्म. ठीक है, then the third point is ambiguous ideologies or the ideologies of anti imperialism. ठीक, तो ये भी एक तरीके से उसका डिफरेंट है. एंटी, वो imperialism था तो इसका एंटी imperialism है. For securing their desired goals many nations use such particular ideologies as are quite vague and ambiguous. ठीक है, तो vague का मतलब होता है unclear, ambiguous मतलब होता है unclear. ठीक है, but these carry an appeal to the heart and head and thus help them to secure their desired objectives in international relations. So these ambiguous ideologies are popularly called the ideologies of the anti-imperialism, since all these seek to denounce the actions of their opponent as imperialist actions. ठीक है, तो कई सारी जो कंट्रीज है दे डू नॉट वांट imperialist states to exist. ठीक है, तो इसी वजह से इन लोगों को एंटी imperialism कहा जाता है. ठीक, तो ये तीन हमारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए, जो रोल ऑफ पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज हो गई, स्टेटस को, इम्पीरियलिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं वो कुछ ही स्टेट्स इनको अपनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे आर लाइक दे फॉलो द जनरल आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म. ठीक है, ये सब चीज़ें अपनाते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ मेंशन द कमेंट अगर कुछ भी डाउट हो तो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe my channel for the further notifications and the videos which will be helpful for you in preparing your exam. Okay, thank you.